नमस्कार, मैं हूं दिनेश पाठक। एक बार फिर हाजिर हूं करंट अफेयर्स की श्रृंखला लेकर आपके सामने। हम आप युवाओं के लिए हर बार कुछ ऐसी जानकारियां लेकर आने की कोशिश करते हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आ सकें और आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। इसमें मैं अगर आपके किसी भी काम आ सकूं तो आप निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर जाकर क्लिक करें या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है और ये कितनी बड़ी है इसे आप आज के हमारे इस पहले सेगमेंट में समझें। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने हाल ही में भारत की बेरोजगारी की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में 7.91% थी। नवंबर में यह दर 7% थी। इस रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदु हैं या यूं कहें कि इससे जुड़े जो आंकड़े हैं उन्हें आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश और कई प्रदेशों में बेरोजगारी की स्थिति क्या है और ये आंकड़े आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी जरूरी हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। राज्य में लगभग 34.1% लोग बेरोजगार हैं। राजस्थान में दूसरी सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर थी। राज्य में यह दर 24.1% था। राजस्थान के बाद झारखंड 17.3%, बिहार 16% और जम्मू कश्मीर 15% पर हैं। दिसंबर बेरोजगारी दर पिछले 4 महीनों में सबसे अधिक थी। पिछला उच्च स्तर अगस्त 2021 में 8.32% पे दर्ज किया गया था। देश की शहरी बेरोजगारी दर 9.3 और नवंबर में यह 8.21 रही। ग्रामीण बेरोजगारी दर 7.28% थी। नवंबर में यह 6.44% थी। सबसे कम बेरोजगारी दर कर्नाटक में 1.4% दर्ज की गई। कर्नाटक के बाद गुजरात और उड़ीसा में 1.6, छत्तीसगढ़ में 2.21, तेलंगाना में 2.2 की बेरोजगारी दर पाई गई है। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के कारण राज्यों को प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उदाहरण के लिए कई शहरों ने जिम, स्कूल और सिनेमाघर बंद कर दिए। इसने आर्थिक गतिविधियों को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया और बेरोजगारी दर में वृद्धि देखने को मिली। चलते मुसाफिर मोहिलियो रे पिंजरे वाली मुनिया। क्या मोहन भैया, बहुत खुश नजर आ रहे हो। क्या लॉटरी लग गई है क्या? बस इतना समझ लो भैया, ये बात भी किसी लॉटरी से कम नहीं। ऐसा क्या है? हमने तो अपनी जिंदगी में किसानी, खेती और मजदूरी बहुत कर ली है। अब हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी वही करें, इसीलिए हम उन्हें अब पढ़ाना चाहते हैं। अरे भैया, कौन नहीं पढ़ाना चाहता अपने बच्चों को, और कहाँ ऐसी जगह जहाँ हमारे बच्चे भी मान सम्मान से पढ़ सकें। अब महर्षि यूनिवर्सिटी हमारे होनहार बच्चों के लिए छात्रवृत्ति समेत वो सारी सुविधाएं दे रही है जो हमारे लिए एक सपने जैसी ही तो थी। महर्षि यूनिवर्सिटी दे रही है हर वर्ग के बच्चों को सम्मान के साथ पढ़ने का मौका। आइए और जुड़िए महर्षि यूनिवर्सिटी से। अब बात भारत और अफगानिस्तान के संबंधों की, जिसको देखते हुए एक बार फिर भारत सरकार ने 5 लाख कोविड वैक्सीन भेजी है। भारत बायोटेक ने सोमवार को बताया कि भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के तहत एक और बैच में कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए कोवैक्सीन की 5 लाख डोज उपलब्ध करवाई है। भारत बायोटेक ने यह जानकारी दी सोमवार को। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के कोविड वैक्सीन की कोवैक्सीन की 5 लाख डोज के अगले बैच की आपूर्ति की है। वैक्सीन डोज का बैच इंदिरा गांधी अस्पताल काबुल को सौंप दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले हफ्तों में अफगानिस्तान को एक और बैच में 5 लाख अतिरिक्त वैक्सीन की डोज उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे पहले अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के तहत भारत की ओर से अंतिम बैच की आपूर्ति की गई। इस बैच में भी 5 लाख कोविड वैक्सीन की डोज भेजी गई थी। इसके साथ ही भारत ने अफगान के लोगों को मानवीय सहायता के तहत खाद्यान्न, 1 मिलियन कोविड वैक्सीन डोज और जरूरी दवाएं देने का ऐलान किया था। पिछले महीने दिसंबर की शुरुआत में भारत ने WHO के माध्यम से अफगानिस्तान को 1.6 टन मेडिकल सहायता प्रदान की थी।
आपको बता दें कि तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से ही अफगानिस्तान गहरे आर्थिक, मानवीय और सुरक्षा संकटों से जूझ रहा है। इसके बाद विदेशी सहायता के निलंबन, अफगान सरकार की संपत्ति को जब्त करने और तालिबान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने गरीबी से जूझ रहे अफगानिस्तान को पूरी तरह से आर्थिक संकट की ओर धकेल दिया। देश में सूखा और अकाल फैल रहा है। दूसरी ओर तालिबान के कब्जा करने के बाद से लोगों को लगातार अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व के सभी देशों से अफगानिस्तान के लोगों को अपने देश में शरण देने का आग्रह भी किया था। इसके साथ अमेरिकी सांसदों ने अमेरिकी राष्ट्रपति से केंद्रीय बैंकों में जमा अफगानिस्तान की राशि को मुक्त करने की मांग भी की थी, जिससे देश के लोगों की आर्थिक मदद संभव हो सके। अफगानिस्तान और भारत के लोगों के बीच संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के हैं। मौर्य भारत से बौद्ध धर्म लाए और हिंदू कुश के दक्षिणी भाग को नियंत्रित किया। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के आगमन से पहले अफगानिस्तान बौद्ध, हिंदू और पारसी संस्कृतियों से प्रभावित रहा है। अब बात शून्य जुताई तकनीक की, यानी जीरो टेलेज टेक्नोलॉजी की, जिसे जानना भी आपके लिए जरूरी है। शून्य जुताई तकनीक एक कृषि पद्धति है। ये परमानेंट सॉइल कवर को बनाए रखती है। ये मिट्टी में होने वाली प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाओं को बढ़ाती है। यह निरंतर फसल उत्पादन में सुधार करती है और मिट्टी के पोषण को बढ़ाती है। शून्य जुताई तकनीक क्या है, इसे भी जान लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। भूमि जोतने का अर्थ है मिट्टी के कणों को उलटना, खोदना और हिलाना। यह खरपतवार को खत्म करने, फसल अवशेषों को समाप्त करने और मिट्टी को हवादार करने के लिए किया जाता है। हालांकि जुताई करने से मिट्टी की प्राकृतिक संरचना नष्ट हो जाती है। यदि अधिक मिट्टी का क्षेत्र सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है, जो आमतौर पर ट्रैक्टरों की मदद से जुताई करते समय होता है, तो मिट्टी की नमी बनाए रखने की क्षमता कम हो जाती है या खो जाती है। दूसरी ओर शून्य जुताई तकनीक में बिना जमीन की तैयारी के फसल के बीज बोए जाते हैं और बीजों को मिट्टी में दबा दिया जाता है। जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी के लाभ के बारे में भी जान लेना चाहिए, यह भी जरूरी है। यह फसल की अवधि को कम करती है। इस प्रकार जल्दी फसल प्राप्त की जा सकती है। यह अधिक उपज प्राप्त करने में सहायक होता है। यह भूमि की तैयारी के इनपुट को कम करने में सहायता करती है। यह बाहरी सिंचाई की आवश्यकता को कम करने के लिए मिट्टी की नमी का उपयोग करती है। यह कार्बन सेपरेशन में वृद्धि के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करती है। यह वाष्पीकरण को धीमा कर देती है, जिससे भूमि की उपज बढ़ जाती है। भारत में जीरो टिलेज तकनीक कहां प्रयोग में लाई जाती है, यह भी जान लेते हैं। भारत गंगा के मैदानों में जीरो टिलेज का पालन किया जाता है। यहां धान की कटाई के तुरंत बाद गेहूं की बुआई की जाती है। इस पद्धति का पालन करने में भारतीय किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि समय के साथ भूमि की उपज कम होती जाती है। यह मुख्य रूप से लगातार फसलों के बीच लंबे समय के अंतराल के कारण है। अगली फसल बोने से पहले जमीन को 10 दिन से ज्यादा बंजर नहीं छोड़ना चाहिए। अधिकतर किसान समय के अंतराल का सख्ती से पालन करने में विफल रहते हैं। अब बात होगी आयरन एयर बैटरी की। फॉक्सवैगन एजी एक बैटरी स्टार्टअप के साथ आयरन एयर बैटरी नामक तकनीक पर काम कर रहा है। यह तकनीक कार की बैटरी को सस्ता, अधिक विश्वसनीय और तेज रिचार्ज के लिए उपयुक्त बना सकती है। आयरन एयर बैटरी क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। आयरन एयर रिचार्जेबल बैटरी एक आकर्षक तकनीक है जिसमें ग्रिड स्केल ऊर्जा भंडारण की क्षमता है। इस तकनीक का मुख्य कच्चा माल आयरन ऑक्साइड है, जो सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल है। अधिकतर आयरन बैटरियों को वर्तमान में रेडॉक्स प्रक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए आयरन ऑक्साइड का उपयोग करके विकसित किया जा रहा है। आयरन एयर बैटरियों में बिजली आती कहां से है, यह जानना और रोचक है। आयरन एयर बैटरियों में शक्ति लोहे के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से उत्पन्न आती है। प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक ऑक्सीजन परिवेशी वायु से ली जा सकती है। इस प्रकार यह इसे स्टोर करने के लिए सेल की आवश्यकता को समाप्त करता है। आयरन एयर बैटरी 600 वाट पर किलो लिथियम आयन बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जा बनाती है। बैटरी का महत्व कितना है, यह भी समझ लेना चाहिए।
आयरन एयर बैटरियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि फेरस और सोडियम दोनों अत्यधिक प्रचुर मात्रा में हैं। वे क्षार विलयन के निर्माण खंड हैं। इनका जीवन काल लगभग 30 वर्ष का होता है। आयरन ऑक्सीजन बैटरी ओवर करंट, ओवर चार्जिंग और आंशिक निर्वहन के लिए भी लचीली है। एक रिचार्जेबल आयरन ऑक्सीजन बैटरी पारंपरिक बिजली स्टेशनों की तुलना में परिचालन लागत पर 100 घंटे ऊर्जा की आपूर्ति कर सकती है। लिथियम आयरन बैटरी की कीमत की तुलना में यह 10वें हिस्से से भी कम है। अब थोड़ी जानकारी विश्व जगत से। विश्व बैंक की श्रीलंका डेवलपमेंट अपडेट के अनुसार श्रीलंका नौकरी और कमाई के नुकसान और हाई फूड इन्फ्लेशन के कारण एक तगड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। श्रीलंका में ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई और इसके दुष्परिणाम क्या हैं, इसे जानना जरूरी है। विदेशी बोनस और घरेलू ऋण चुकाने के लिए सरकार द्वारा पैसे की छपाई के कारण मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है। विश्व बैंक के अनुसार कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की हिस्सेदारी 11.7% बढ़ने की उम्मीद है। उद्योग पर प्रभाव के कारण पश्चिमी प्रांत जैसे अधिक शहरीकृत क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के बीच इसका प्रभाव असमान रूप से बढ़ा था। वित्तीय संकट के कारण मूडीज और फिच जैसी रेटिंग एजेंसियों ने श्रीलंका के लिए अपनी सॉवरेन रेटिंग घटा दी है। मूडीज ने अपनी रेटिंग को 2 पायदान नीचे CAA1 कर दिया है। दूसरी ओर S&P ने सितंबर में अपनी रेटिंग घटाकर B- और दिसंबर में CCC+ कर दिया। विश्व बैंक ने इससे निपटने के लिए जो सुझाव दिए हैं उसे भी जान लेते हैं। विश्व बैंक ने श्रीलंका के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को बदलने, सस्टेनेबल ट्रैजेक्टरी हासिल करने, गरीबी को कम करने और कोविड-19 के प्रभाव से उबरने के लिए अधिक रोजगार सृजित करने के लिए 4 प्राथमिकताओं पर ध्यान देने का सुझाव दिया है। ये 4 प्राथमिकताएं कुछ यूं हैं। किसानों को उच्च मूल्य, निर्यात उन्मुख फसल मिश्रणों की ओर स्थानांतरित करके कृषि उत्पादकता और आय में वृद्धि की जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में लाभकारी गैर कृषि नौकरियों तक पहुंचने के लिए बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वे आजीविका के महत्वपूर्ण और संभावित उत्पादक स्रोत हैं। नौकरियों की गुणवत्ता में सुधार के लिए श्रम उत्पादकता बढ़ाने और रोजगार सृजित करने के लिए व्यापक सुधारों का समर्थन किया जाना चाहिए। स्थानिक परिवर्तन को बढ़ावा देना और समावेश को मजबूत किए जाने की भी जरूरत जताई गई है। आज के इस अंक में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और हाँ, अपना प्यार अपने कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। सब्सक्राइब न किए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।